हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, जैसा कि आपको पता ही है, सेल। वो सेल चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है। इसके पहले हमने इस चैप्टर के लिए कई सारे वीडियोस प्रीवियसली पब्लिश किए हैं, उनको आप देखिए, पीछे पढ़िए। उसी सीरीज का ये आज लास्ट वीडियो है, यानी कि आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो इस चैप्टर में हमें ऑलमोस्ट उसकी बेसिक डिटेलिंग से स्टार्ट करते हुए सेल ऑर्गेनल्स वगैरह को हमने पढ़ा एक एक करके। 3 सेल ऑर्गेनल रह गए थे जिनको कि आज हमको पढ़ना है। कौन कौन? एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एक है हमारा प्लास्टिड्स और एक है वैक्यूल्स। ठीक है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, इन 3 सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके बारे में सबसे पहला तो एक ये चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में? उस जिस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी का कोई नाम है? बिल्कुल नाम है। उस एनर्जी का नाम है एटीपी। एटीपी जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है ना, इस एटीपी को भी एक टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है ना? कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि एटीपी को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं। तो एटीपी के लिए हम एनर्जी करेंसी के टर्म में भी डिनोट करते हैं कि भाई एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है? तो एटीपी है। और ये एटीपी कौन बना रहा है? यही माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में मिलता है, दोनों में इसका यही काम है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको जैसा कि यहां पर दिख रहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। अच्छा, एक चीज हमको दिमाग में रखना है कि जब भी किसी भी सेल ऑर्गेनल में हम मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड है ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में तो जो सेल ऑर्गेनल है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते नहीं है। तो हमको चूंकि यूकैरियोटिक सेल ही जनरल सेल्स है, हमारे आसपास ज्यादातर वही है, तो हम उसको ही पढ़ते हैं जब किसी सेल ऑर्गेनल को पढ़ते हैं। तो जब भी, जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, तो किस माइटोकॉन्ड्रिया के पास? यूकैरियोटिक सेल के वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसमें ये बात छुपा हुआ है कि मतलब यूकैरियोटिक सेल की ही बात हो रही है। चलिए, तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक? भीतर वाला ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन, भीतर वाला इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, एक चीज हमको दिख रहा है कि जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसे फोल्ड्स में है, इस तरीके का फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये बात भी हमको याद रखना है। और ये बात भी याद रखना है, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स के बीच में, यानी एक फोल्ड ये, फिर एक फोल्ड ये, फिर एक फोल्ड ये, ऐसा तो फोल्ड्स के बीच का जो गैप है ना, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टाई। क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टाई। ये एक फोल्ड है,
ये एक फोल्ड है, इस दोनों फोल्ड के बीच का जो गैप है इसको बोल रहे हैं क्रिस्टाइल। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फोल्डेड जो है इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच का जो डिस्टेंस जो रीजन है उसको बोल रहे हैं क्रिस्टाइल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक उसकी कैपेबिलिटी है माइटोकॉन्ड्रिया के पास कि उसमें क्या रहता है, खुद का एक कुछ राइबोसोम्स भी उसमें अटैच रहते हैं, जैसे हमको दिख रहा है यहाँ राइबोसोम्स अटैच हैं, और इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, जैसे हमको यहाँ पर एक स्ट्रिप दिख रहा है ना, ये डीएनए। वैसे तो हमने पढ़ा है कि डीएनए कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन न्यूक्लियस में तो रहता ही है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, या और राइबोसोम भी होता है। अच्छा, राइबोसोम्स यहां रहे चाहे कहीं भी रहे, राइबोसोम अगर हमको ये बता देगा कि हमारा राइबोसोम्स है, इसका मतलब कि वो एबल होगा टू प्रोड्यूस प्रोटीन, यानी ये अपने लिए प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, क्योंकि ये इसके पास राइबोसोम्स भी है और डीएनए भी, चलो इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है। तो ये इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई। इसी तरीके के बाद एक और सेल ऑर्गेनल भी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ऐसे दो ही सेल ऑर्गेनल है जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए और राइबोसोम्स। ठीक, चलिए, तो क्या कह रहा बात कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इज इट कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी in the form of ATP. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. इस ATP को किस नाम से जानते हैं, एक इसको इसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो एनर्जी करेंसी। हमसे भी पूछे कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है, तो ATP है। कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर वाइज कैसा है? तो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जिसमें अंदर वाला मेम्ब्रेन फोल्डेड है। हर फोल्ड के बीच का जो रीजन है उसका नाम है क्रिस्टाइल। इसके अलावा इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, और राइबोसोम है इसका मतलब ये अपने लिए खुद से प्रोटीन बना सकता है। तो ये रही बात माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड्स। कौन है? प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो है ना, इस प्लास्टिड्स में एक पहली बात तो हम ये याद रखेंगे कि अभी तक जो हम लोग सेल ऑर्गेनल्स देख रहे थे, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, अभी माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तमाम जो सेल ऑर्गेनल्स थे ये वो सेल ऑर्गेनल्स थे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं, है ना। लेकिन जो प्लास्टिड्स है ये केवल और केवल किसमें मिलता है? तो प्लांट सेल में। ठीक, तो सबसे पहले तुमको ये याद रखना है कि प्लास्टिड्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड किसमें? इन द प्लांट सेल्स। ये केवल और केवल कहां मिलते हैं? तो प्लांट सेल्स में मिलते हैं। अब ये जो प्लास्टिड्स है इसका भी टाइप्स है, ठीक है। तो किस बेसिस पर है? तो कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर कुछ कलर्ड पिगमेंट भरा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वैसा कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं रहता, यानी कलरलेस होते हैं। तो जो कलर्ड पिगमेंट कंटेन करने वाले प्लास्टिड्स हैं उनका नाम है क्रोमोप्लास्ट, और जो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं उनका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। यानी दो टाइप हो गया। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, तो टाइप्स कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है ये कैसा है? कलर्ड है, इसके अंदर कलर्ड पिगमेंट भरा हुआ है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कैसा है? ये कलरलेस है, इसमें कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं है। अब जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें अलग अलग तरह के कलर पिगमेंट हो सकते हैं। किसी में ज़ैंथोफिल हो सकता है, किसी में फ्यूकोजैंथीन हो सकता है, किसी में क्लोरोफिल हो सकता है। तो जो क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट हमको पता है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो क्रोमोप्लास्ट है, यानी कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट वाला
क्रोमोप्लास्ट है, उस क्रोमोप्लास्ट का नाम क्या है? उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट ही है, लेकिन इसका नाम अलग से क्लोरोप्लास्ट क्यों है? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट तो किसी भी उस हम प्लास्टिड को बोल रहे हैं इसमें कलर्ड पिगमेंट है, लेकिन कलर्ड में भी कौन सा है? तो अगर ग्रीन कलर वाला है तो उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो ये ग्रीन कलर वाला है, क्यों है? क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें जो कलर्ड पिगमेंट है वो कलर्ड पिगमेंट कौन है? तो है क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल जिसका कलर क्या है? तो ग्रीन कलर का है। ठीक, हमको पता है कि ये जो क्लोरोफिल है ना, इसी की वजह से प्लांट्स ग्रीन दिखाई पड़ते हैं। ये तो इसका चलो एक रोल है कि हाँ चलो ये प्लांट्स को उनका डिस्टिंक्ट कलर देता है, यानी कि ग्रीन कलर, इसकी वजह से प्लांट दिखाई पड़ते हैं ग्रीन कलर के। लेकिन मेन जो काम है वो है इस क्लोरोफिल का, ये काम है कि ये प्लांट्स के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। मतलब क्या चीज में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। प्लांट अपना फूड जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसका रोल है, ये उसमें हेल्प करता है। कैसे क्या करता है वो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस तो जानेंगे। अभी के लिए है कि चलो ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी प्लांट के फूड बनाने वाले प्रोसेस में हेल्प करता है, और इसी पिगमेंट की वजह से प्लांट्स ग्रीन भी दिखाई पड़ता है। ये तो रही बात क्लोरोप्लास्ट की। अच्छा, इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी वैसे ही डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड है। वैसे यही नहीं, कोई भी प्लास्टिड होगा ना, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट भी, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। एक और बात है कि प्लास्टिड जो है और माइटोकॉन्ड्रिया जो था, इस दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि जैसा अभी हमने पढ़ा था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है, उसी तरह इन प्लास्टिड्स के पास भी, चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट हो या क्लोरोप्लास्ट हो, अपना खुद का राइबोसोम्स और खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है। यानी ये भी, जो कि राइबोसोम रखते हैं, इसलिए ये भी अपने लिए खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है। तो ये बात हम याद रखें। बाय द वे क्वेश्चन आए आपके एनसीईआरटी बुक में, इंडेक्स क्वेश्चन में दिया होगा कहीं कि कौन से ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना खुद का राइबोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल, which are the 2 cell organelles which possess their own ribosomes and genetic material। तो क्या होगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक, चलिए, तो ये रही बात की प्लास्टिड्स की और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटी की। तो अभी हमने देखा कि ये प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में मिलता है। इसके 2 टाइप, कलर्ड है तो क्रोमोप्लास्ट, कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट। कलर्ड पिगमेंट कंटेन करने वाला में भी ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेन करने वाला जो है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसका नाम क्या है? तो क्लोरोफिल है। ठीक, और ये किस चीज में हेल्प करता है? तो ये प्लांट के फूड बनाने के प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसी की वजह से प्लांट्स ग्रीन दिखाई पड़ता है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कलरलेस है, इनका क्या काम है? तो इनका काम है कि ये कुछ जरूरी आइटम्स हैं उनको स्टोर करते हैं, स्टोरेज करना, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स हो गया या ऑयल हो गया, है ना। तो इन जैसे चीजों को स्टोर करने का काम ये करते हैं। वैसे तो स्टोर करने के लिए एक दूसरा, एक ओवरऑल पूरा एक सेल ऑर्गेनल बना हुआ है, जो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल को, लेकिन इस ल्यूकोप्लास्ट का भी काम क्या है? तो स्टोरेज है। लेकिन कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स हैं उनको ही, जिनमें कि ऑयल है, ठीक है ना, या फिर आपको प्रोटीन ग्रैन्युल्स हैं, इन सब चीजों को ये क्या करता है? स्टोर करता है। और क्लोरोप्लास्ट का रोल तो देख ही लीजिए, फूड बनाने में करता है। ये रही बात प्लास्टिड्स की, जो एक्सक्लूसिव है फॉर प्लांट सेल्स, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स की बात हो गई। अब हम आते हैं अपने आखिरी, जो लास्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है उस पर, यानी कि वैक्यूल्स पर। ठीक है, वैक्यूल्स में क्या है कि अब अगेन हम वैसे वाले सेल ऑर्गेनल में आ गए कि जो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। तो ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में तो है तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा
अलग अलग ढंग से है। तो क्या अलग अलग ढंग से है कि प्लांट सेल में जनरली एक ही वैक्यूल है। प्लांट सेल जनरली कंटेन ओनली अ सिंगल वैक्यूल एंड दैट टू ऑफ वेरी लार्ज साइज। यानी कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है ना वो काफी बड़ा होता है, मतलब इनफैक्ट इतना बड़ा होता है कि कई बार कुछ कुछ केसेस में तो अंदर का 90% तक का रीजन जो है केवल अकेले वैक्यूल ही घेरे हुए रहता है। 10% के रीजन में बाकी सारा दूसरा सेल ऑर्गेनल सब प्लेस्ड होता है। कहने का मतलब कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बड़ा होता है और जनरली एक ही होता है, एक होता है और बड़ा होता है। यानी कि इन प्लांट सेल्स देयर इज जनरली ओनली अ सिंगल वैक्यूल एंड विच इज very very large, huge in size. But in case of animal cells, generally it is seen that they contain several vacuoles, many vacuoles of smaller sizes. यानी कि एनिमल सेल्स के केस में जनरली देखा गया है कि छोटे छोटे साइज के मल्टीपल वैक्यूल्स, कई सारे वैक्यूल्स होते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि है दोनों में, लेकिन चलो एक में एक ही है, एक में बहुत सारा है, और एक ही जो है प्लांट सेल में वो काफी बड़ा भी है, एनिमल सेल में छोटा छोटा है। लेकिन चाहे प्लांट सेल में रहे या एनिमल सेल में रहे, वैक्यूल्स का काम क्या है? तो काम है स्टोरेज। क्या काम है? स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट? एवरीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ। यानी अंदर जितने भी मटेरियल सेल में है उन सब का अल्टीमेट स्टोरेज डेस्टिनेशन इज द वैक्यूल। अब चाहे मान लो कि वेस्ट मटेरियल ही क्यों ना हो, या कोई हार्मोन हो, या एंजाइम हो, कोई फूड आइटम हो, तो सबके लिए अलग अलग वैक्यूल बना हुआ है। थैले लाइक स्ट्रक्चर यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। वैक्यूल जो है वो कैसा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब बोरा जिसको बोलते हैं ना, बोरी। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर सामान भरा रहता है, स्टोर करता है। अब अगर वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर रहा है तो स्टोर करते जाएगा और फिर फाइनली ये डिस्पोज ऑफ कर देगा या उन तक पहुंचा देगा जिनको कि इसको अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ करना है। जैसे कि लाइसोसोम्स को हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि लाइसोसोम का काम है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये खुद में इकट्ठा करके और सारे वेस्ट मटेरियल को वहां पहुंचा देगा कि भाई तुम अब डिस्पोज ऑफ होने के लिए वहां जाओ। या कोई बेहतर चीज है, अच्छा चीज है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जहां होगा वहां पहुंचा देगा। लेकिन सारी चीजें अल्टीमेटली स्टोर होने के लिए इन्हीं वैक्यूल्स में जाते हैं। तो अब इसमें भी अलग अलग तरह का वैक्यूल है कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने वाला वैक्यूल अलग है, और उसमें मतलब ये एनिमल के केस में, लेकिन प्लांट के केस में तो एक ही वैक्यूल है, वो तो काफी बड़ा वैक्यूल है। तो चलिए, वैक्यूल जो है वो बड़ा है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटा है। एक ही है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में बहुत सारे इन जनरल। काम है स्टोरेज ऑफ फूड, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एनीथिंग, और इवन वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है। और एक और चीज है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसके भीतर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम क्या होता है? सेल सैप। क्या होता है? सेल सैप। ये जो सेल सैप है ये कैसा है? क्या है? ये सॉलिड है? नहीं, फ्लूइड मटेरियल है जो कहां पर है? प्लांट के वैक्यूल्स में, प्लांट सेल के वैक्यूल्स में। और इसके रहने से ये प्लांट को क्या देता है? रिजिडिटी देता है, यानी काफी मजबूती देता है, उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। वैसे तो प्लांट सेल ऐसे भी काफी मजबूत है। हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल का एक आउटर कवरिंग होता है जो सेलुलोज से बना है, जिसकी वजह से प्लांट सेल काफी टफ रहता है, मजबूत रहता है। लेकिन और भी ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड कराने वाला एक और फैक्टर भी है कि चलो उसके पास सेल सैप नाम का फ्लूइड भी उसके वैक्यूल में भरा हुआ है जो अल्टीमेटली उसको रिजिडिटी, मजबूती देता है। ठीक, तो ये भी हमको चलो याद रखेंगे कि प्लांट के वैक्यूल में सेल सैप नाम का फ्लूइड होता है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये वाली जो बात है हर वैक्यूल में नहीं है, केवल किसमें है? प्लांट सेल के वैक्यूल में। ठीक, तो वैक्यूल का काम हो गया स्टोरेज, मेन काम तो स्टोरेज ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया, प्लास्टिड्स की बात हो गई, वैक्यूल्स की बात हो गई।
इससे पहले हमने लाइसोसोम्स देखा था, गोल्जी एपेरेटस भी पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा है। यानी जितना भी आपका सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड सेल ऑर्गेनल्स था वो सब हमने देख लिया। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल वॉल पढ़ा, जो 3 बेसिक पार्ट्स थे सेल के उनको भी पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सब बातें देख ली। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक के जितने भी वीडियोस आए थे सबको एक बार हम कंपाइल करके आप लोग जो है देखिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो सारे वीडियोस एक एक करके देखते जाइएगा, और यहाँ इस वीडियो तक आते आते आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो रिमेनिंग 3 सेल ऑर्गेनल्स थे वो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। यानी कि हमने आज आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बातें। कोई ऐसा बहुत टफ चीज नहीं था, सिंपल सिंपल बातें थी, उसको हमको पढ़ना था। याद जो मेमोराइज करना है वो अब आपका काम है, उसको मेमोराइज कीजिए, छोटे छोटे टर्म्स जो जैसे दिए गए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।